आज से कोई 15 साल पहले मैं श्रीलंका में काम कर रहा था। तो मुझे एक जॉब इंटरव्यू आई। और अच्छा, ये जो इंटरव्यूज़ और नई जॉब तलाश करना और अप्लाई करना, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि तकरीबन 90% एम्प्लॉयज़ ऐसा करते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो एक ही कंपनी के साथ जो है वो सारी उम्र जुड़े रहते हैं। वो उसके प्लस पॉइंट भी हैं, नेगेटिव भी हैं, उसके ऊपर कभी फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन 90% ऐसे हैं जो बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए जो है वो अपनी सर्च जो है वो जारी रखते हैं। और ऐसा आमतौर पे उस वक्त होता है जब इंसान को लगता है कि जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर मुझे मेरे एक्सपीरियंस, मेरे स्किल के मुताबिक जो है वो मुझे बेनिफिट जो है वो नहीं दिए जा रहे। ऐसा उस वक्त होता है। और और फिर एक एज तक, जैसे आप 40 से नीचे नीचे होते हैं, तो उस वक्त इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों के बारे में सोचता है कि मुझे जॉब चेंज करके बेहतर जगह पे जाना चाहिए। तो ये स्ट्रगल ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जाती है, आप 45 से ऊपर चले जाते हैं, तो फिर बंदा अपनी स्ट्रेटजी को बदलता है और वो कहता है कि मुझे एक जगह पे मैं स्टे कर जाऊं। ठीक है। और बस वो सैलरी ग्रोथ से ज़्यादा जो है वो रिलायबिलिटी पे जो है वो ज़्यादा तवज्जो देता है कि मैं जहाँ पे हूँ मुझे मतलब वहीं पे मैं कंफर्टेबल रहूँ। और मेरा फ्यूचर जो है वो, जब तक मैं रिटायर्ड नहीं हो जाता, मेरा फ्यूचर जो है वो सेफ रहे, कोई सरप्राइज़ ना आए दरमियान में। तो इसी तरह मुझे भी एक जॉब इंटरव्यू जो है वो की कॉल आई। और मैंने इंटरव्यू दिया। एक इंटरव्यू जो है वो फ़ोन पे था, वो दिया, वो हो गया। दूसरा इंटरव्यू जो है उसमें मेरे ख़्याल में जो इंटरव्यू का पैनल था वो थोड़ा बड़ा था। और पहले में एक बंदे ने लिया, दूसरे में मेरे ख्याल 3 बंदे थे। तो वो हुआ। उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है स्काइप पे हुआ था वो हुआ। और फिर मुझे फाइनल इंटरव्यू कॉल आई जिसके लिए मैं गया उनके ऑफिस में। मलेशिया में थी वो कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। वहाँ पर गया तो वहाँ भी अच्छा हो गया इंटरव्यू। और उन्होंने मुझे, अभी आप ये देखें कि ये सारा खर्चा जो जाने जाने का ये कंपनी ने खुद उठाया। और जाके मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद मैं वापस आ गया। जो सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि 3 दिन बाद जब मुझे कॉल आई और जो ईमेल आई, उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर भेजा। तो वो ऑफ़र लेटर, सैलरी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे उस जॉब से इनकार करना पड़ा। अब आप कहेंगे यार सैलरी ज़्यादा ऑफ़र हो गई है तो इनकार क्यों किया? जी बिल्कुल, इनकार किया। और उस इनकार करने की वजह ये थी कि मुझे लगा कि ये सैलरी जो ये मुझे ऑफ़र कर रहे हैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, और वो जो पोजीशन खाली है, जो वैकेंसी है, उसको सामने रखते हुए ये सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इतनी सैलरी कंपनी को मुझे ऑफ़र नहीं करनी चाहिए थी। या तो मतलब मेरे जहन में बहुत सारे सवाल उठने लगे कि शायद जो जिसने इंटरव्यू किया है वो मेरी कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा जज नहीं कर पाया, या उनको जो रिक्वायरमेंट हैं उसके मुतालिक उन्होंने मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। टोटली यानी मुझे ये लगा कि ये जो सैलरी है ये बहुत ज़्यादा है और मुझे इतनी सैलरी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि हम लोग अक्सर गलतियां हम कर देते हैं कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं हम इंटरव्यू में। हमारी कोशिश ये होती है कि हम, जब अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया तो वो तो आपकी कामयाबी, लेकिन उसके बाद हम दूसरी गलती ये करते हैं कि हम ऐसी सैलरी डिमांड कर लेते हैं जो बिल्कुल मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा होती है, या हम इतनी सैलरी डिमांड कर लेते हैं जो मार्केट रेंज से बहुत कम होती है। दोनों सूरतें जो हैं वो ख़तरनाक हैं। अगर आप पहली सूरत में, यानी अगर आप सैलरी इतनी ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं कि मार्केट कुछ दे रही है, यानी अगर मार्केट जो है वो
1000 रुपये दे रही है और आपने 5000 डिमांड कर लिया, तो जाहिर बात है आप वो आपसे कोई निगोशिएट भी नहीं करेगा, भले आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया। क्योंकि इंटरव्यू करने वाले को लगेगा कि स्किल्स तो हैं इस बंदे के पास, लेकिन ये हमें मिसजज कर रहा है। और जैसे वो पठान जो है वो कपड़ा बेचने आते हैं, तो वो एक कीमत बताते हैं, जब कोई लेने पे राज़ी हो जाता है तो वो आधे से कम पे भी 100 रुपये भी दे के चले जाते हैं, तो फिर वो सिचुएशन बन जाती है। तो इस वजह से वो जो एक रिलेशन बनना शुरू होता है ट्रस्ट का, वो वहीं पहली उस पर स्टेज पे ख़त्म हो जाता है और फिर कोई निगोशिएट नहीं करता। दूसरी सूरत ये है कि अगर आपने सैलरी मांग ली है मार्केट रेट से बहुत कम, तो फिर क्या लगता है इंटरव्यू करने वाले को कि इस बंदे को अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसका अंदाज़ा नहीं है, उसका इसको नहीं पता कि ये इतनी सैलरी कम मांग रहा है, या बाय चांस इसका इंटरव्यू ठीक हो गया, या बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो इंटरव्यू करने वाला इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचता है। तो मेरी भी यही वजह थी कि ये मैं जो इंटरव्यू करने के बाद ये जो मुझे सैलरी ऑफ़र कर रहे हैं ये तो बहुत ज़्यादा है। मेरा तो एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उतनी सैलरी तो हम उस वक्त एक डायरेक्टर को दे रहे थे। तो ये अब से 15 साल पहले की बात है। तो मैं अपने आप को मतलब मिसफिट फील करता था, मेरा कोई फाइनेंस का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें मेरा अभी एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं था। तो वो मैंने इस वजह से वो जो है वो जॉब ऑफ़र जो है वो मैंने रिजेक्ट की और मैं नहीं गया। और अब मैं आपको ये बताना, असल में ये आपको बताने का मकसद क्या है कि जब भी आपका इंटरव्यू हो, क्योंकि आप इंटरव्यू तो हम लोग देते ही रहते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो जब भी आपको इंटरव्यू कॉल आए, सबसे पहले तो जब आप अप्लाई करें तो आपको अप्लाई करते हुए भी, अप्लाई करने से पहले बड़ी अच्छे तरीके से जो जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी हुई है वो आपने पढ़नी है बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, सिर्फ आपने टाइटल नहीं देखना कि ये टाइटल तो मुझसे मैच कर रहा है। और जैसे मैं आपको एक बड़ा मज़े की एक बात बताऊं कि हमें एक जगह पे प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए था। तो हमने जॉब वो जो एप्लीकेशंस मांगी, तो उसमें ऐसे लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ था जिनको फ़िल्म प्रोडक्शन का जो है वो एक्सपीरियंस था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ टाइटल देखते हैं जॉब का और वो अप्लाई कर देते हैं, ये नहीं देखते कि ये कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, मेरा एक्सपीरियंस इनसे रिलेटेड है या नहीं है। तो ये पहली गलती है जो हम लोग करते हैं। ऐसा आप जब अप्लाई करें तो पहले ज़रूर देखें कि ये जो जॉब आई है ये मुझसे रिलेटेड है या नहीं। अच्छा, वो आपने अप्लाई कर दिया, अब आपको कॉल आ गई है। अब आपका दूसरा स्टेप, सबसे पहला जो स्टेप शुरू होता है वो ये होता है कि आपने कंपनी के बारे में सर्च करनी है कि कंपनी है क्या, कंपनी का साइज़ क्या है, कंपनी का बिज़नेस क्या है, कंपनी का ऑपरेशन कैसा है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे फिट हो सकते हो। और आपने ये भी सोचना है कि इसकी ये जो इन लोगों ने कंपनी की ये जो जॉब आई है इसकी मुमकिना वजह क्या है, ये वैकेंसी खाली क्यों हुई है। अच्छी कंपनीज़ के अंदर वैकेंसीज़ जो हैं वो बहुत कम निकलती हैं, लोग छोड़ के नहीं जाते हैं। और एक ही, अगर आपको एक ही कंपनी की बार बार एक ही ऐड आ रही है तो वहाँ पे भी आपको मोहतात हो जाना चाहिए कि एक ही कंपनी बार बार एक ही बंदा क्यों रख रही है। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, तो वो आपके जहन में होनी चाहिए ये चीज़ें। क्योंकि एम्प्लॉई तो जॉब तलाश करने जा रहा है, लेकिन जिसने हायर करना है उसमें भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने मेंटली इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होकर जाना है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कंपनी का इमेज भी देखना है कि कंपनी का इमेज कैसा है। यानी आप एक बहुत अच्छी कंपनी से निकल के एक बहुत बुरी कंपनी में फंस जाएं, आपको पैसे भले ज़्यादा मिल जाएं तो, लेकिन आपका जो वो एक ज़हनी सुकून है वो आप तबाह कर बैठें। एक बुरी टीम के अंदर जाके आप फंस जाएं जहाँ पे सुबह से शाम तक आपको बस ये परेशानी हो कि मैंने अपनी जॉब कैसे सिक्योर करनी है।
और आप जो अपना रियल पोटेंशियल है वो आपका कहीं बिल्कुल ही गुम हो जाए, तो ये गलती भी नहीं करनी। दूसरी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने मार्केट सर्च करनी है और अपनी जॉब का मार्केट रेट चेक करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखते हैं आपको एक सैलरी मिल रही है और आपको लगता है कि यार ये सैलरी तो बहुत कम है, मुझे तो ज़्यादा लेनी चाहिए, तो फिर आपको संजीदगी से सर्च करनी चाहिए कि मार्केट में जो बाकी लोग हैं इसी पोजीशन के लिए कितने पैसे ले रहे हैं। अगर वो उसी पोजीशन के आप जितनी ले रहे हैं उसी के आसपास, थोड़ी नीचे थोड़े ऊपर ले रहे हैं, तो फिर तो आपको जॉब चेंज ही नहीं करनी चाहिए। फिर ये आपकी एक इनफरादी सोच है जो आपको बताती है कि भाई तुम्हारी सैलरी कम है, अदरवाइज आप तो ठीक ले रहे हो सैलरी। फिर आपको, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि कम ले रही है, इसका मतलब आप स्किल्स बहुत ज़्यादा है लेकिन आप रॉन्ग पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको किसी बड़ी पोजीशन के लिए सर्च करना चाहिए। फिर उसके लिए आपको देखना चाहिए कि इस पोजीशन के लिए अगर मुझे कोई हायर करता है तो उसकी डिमांड्स क्या क्या होंगी, क्या क्या स्किल्स चाहिए, कितना नॉलेज चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए। फिर उसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरा, आपने कंपनी के बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल से सर्च करना है, ठीक है। यानी अगर आप एक ऐसे बिजनेस में जाके फिक्स हो जाते हैं जिससे आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस मैच नहीं करता और मैनेजमेंट जो है वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देती कि आप जो है एक नई पोजीशन में, आप ज़ाहिर बात है जब नई पोजीशन के लिए जाते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए वहाँ पे एक प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, उसमें दोनों, हायर करने वाले को और नई जॉब दोनों को जो है ये आज़ादी होती है कि वो किसी वक्त भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उन दरमियान होता है कंपनीज और एम्प्लॉय के दरमियान, वो किसी वक्त भी वो कैंसिल करके और वो जा सकते हैं एक दूसरे को छोड़ के। तो वो बाज़ कंपनियों में वो जो प्रोविशन पीरियड होता है वो भी नाम का होता है, वरना होता ये है कि आपको पहले दिन से ही जाके अपनी जो है वो जिम्मेदारियां निभाना पड़ती हैं, काम करना पड़ता है आपको। तो वो एक तरह का प्रेशर होता है। हाँ, अगर आपके अंदर इतनी स्किल है और आपने पहले 2-3 दिन बाद ही जो है वो जो टास्क हैं वो अपने हाथ में लेना शुरू कर दिए हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल एक नए एम्प्लॉय का हक है कि आप उसको एक अच्छा मार्जिन दें, एक अच्छा टाइम दें कि जिसमें वो टीम के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए, इंट्रैक्शन करे, टीम को समझे, मैनेजमेंट को समझे, दीगर जो डिपार्टमेंट हैं जो उनको समझे। तो ये एम्प्लॉय का राइट है नए एम्प्लॉय का। और दूसरा ये है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के कल्चर डिफरेंट होते हैं। कुछ कंपनीज़ में ऐसा होता है कि आप जब जाते हैं, जैसे वो एक होता है ना परिंदे में, एक पिंजरे के अंदर वो बहुत सारे, अगर 2 परिंदे हैं तो आप तीसरा बंद कर दें तो पहले वो 2 जो पुराने वाले होते हैं वो नए को मारते हैं, उसके पर नोचते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि धकेल के बाहर कर दें। तो ऐसा क्यों होता है, जो वो परिंदे, पुराने परिंदों को लगता है ये जो नया वाला परिंदा है ये हमारे पिंजरे के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करने आया है, या हमें जो रोटी मिलती है, रोटी पानी मिलता है, उसमें से इसको हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा, हमारी रोटी कम हो जाएगी। तो इस सारे बहुत सारी जो इंसान का एक फितरी बिहेवियर है उसका, तो ये होता है हर जगह पे। तो इस तरह का इन्वायरमेंट भी आपको मिल सकता है। अगर आप बहुत लकी हों तो बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी होता है कि आप जो भी नया एम्प्लॉय आता है उसको जो पुरानी टीम होती है बड़े खुले दिल से वेलकम करती है, उसको सपोर्ट करती है, नॉलेज ट्रांसफ़र करती है, ताकि वो जो नया एम्प्लॉय है जितनी जल्दी हो जाए अपने पाँव पे खड़ा होकर रिज़ल्ट देना शुरू करे और वो बाकी टीम के लिए भी जो है वो मददगार साबित हो। और जितनी देर उसको लगेगी नई पोजीशन पे फिट होने के लिए, वो बाकी टीम के लिए भी सरदर्दी होता है कि एक नया आदमी आया है, उसको अपने एडजस्ट करना है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट भी होता है, फ्रेंडली भी होता है। तो ये भी आपने सर्च करना है कि कंपनी का इमेज कैसा है। और दूसरी बात, जो आखिरी बात है, कि जब आप इंटरव्यू आपका हो जाता है तो एम्प्लॉयर जो है वो आपको चांस देता है, वो आपसे कहता है कि आपने कोई क्वेश्चन करना है। मैंने अक्सर देखा है कि उसमें लोग ज़्यादातर जो क्वेश्चन करते हैं
वो सैलरी के बारे में करते हैं, ओवर टाइम के बारे में करते हैं, ओवर टाइम कितना है जी, सैलरी क्या है जी, ड्यूटी आवर्स क्या हैं जी, छुट्टियां क्या हैं जी, इस तरह की चीज़ें जो है वो करता है। वरना नॉर्मली होता ही है कि मोस्ट ज़्यादातर कंपनी जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनका एक फिक्स पैटर्न होता है। गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के कवानीन होते हैं उसी के मुताबिक जो है वो तकरीबन होता है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो हो। लेकिन वो पोर्शन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, उसमें आप कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, उसमें आप हायर करने वाले की एक्सपेक्टेशंस के बारे में पूछ सकते हैं। वो जगह है जहाँ पे आपने एक्सप्लोर करना है कंपनी को, और हम वो चांस जो है वो अपने हाथ से जो है वो जाने देते हैं। अच्छा, वो पोर्शन भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जिसको हम इग्नोर करते हैं। उसमें हमें लगता है कि ये अब निगोशिएशन की स्टेज आ गई है, अब मुझे सैलरी नेगोशिएट करनी चाहिए, और हालांकि वो गलत वक्त होता है। उस वक्त इस तरह की क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए। आपको उस वक्त कंसंट्रेट करना चाहिए कि एम्प्लॉयर जो है वो कैसा है, आपने उसके बारे में पूछना है। अपने आइंदा बॉस के बारे में पूछना है, आपने जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूछना है, आपने जो कंपनी का ओवरऑल इन्वायरमेंट है उसके बारे में जो है वो सर्च करनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए अप्लाई करते हुए और इंटरव्यू देते हुए और फाइनल नेगोशिएशन करते हुए। और कभी भी कोई ऐसी ऑफ़र एक्सेप्ट ना करें जो कि आपको लगे कि आपकी जॉब से कुछ ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें बाद में चैलेंजेस बन जाती हैं। मैंने अक्सर कई लोग देखे हैं। मैं एक जगह पे काम कर रहा था, तो एक साहब ने हमें नया नया ज्वाइन किया, और आते ही मुल्क छोड़ कर आए थे। आते ही उन्होंने जनाब वो घर रेंट लेना शुरू कर दिया, और उसके बाद उन्होंने फैमिली को वहाँ से बुला लिया, उस पे पैसे खर्च किए। और मैं उनसे कहता रहा कि देखो, अभी आपका प्रोबेशन पीरियड है, आपको ये इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। बहुत इंटेलिजेंट बंदा था और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी था, लेकिन मैं उसे कह रहा था कि अभी आप थोड़ा टाइम गुजार लो, एक यानी इसमें आप कोई कम से कम 1 साल लगाओ, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप जो है ये हिजरत वाला जो है ये कर लेना, लेकिन अभी फ़िलहाल रोको। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, और फिर वही बदकिस्मती से ये हुआ कि जो मैनेजमेंट के साथ उसकी कोई इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, और फिर उसको जो है वो जॉब छोड़नी पड़ी। तो इस तरह की गलतियाँ जो है वो इंसान को नहीं करनी चाहिए। मैंने अपना जब ये सऊदी अरेबिया में आया तो मैंने मतलब पहला साल, हालांकि मुझे उस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं एक छोटी सी मतलब एक पुरानी सी गाड़ी ले ली, जो इतनी ठीक थी, लेकिन बहरहाल उसमें कुछ बड़ा काम निकलने वाला था। तो बहरहाल वो मैंने जनाब गाड़ी ली, 2-3 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन मैं नई गाड़ी इसलिए नहीं ले रहा था कि यार अगर मैं बैंक से गाड़ी लूँगा तो उसकी किस्तें होंगी, और जब तक मैं स्टेबल नहीं हो जाता उस वक्त तक मुझे इस तरह की कोई काम नहीं करना चाहिए। तो जब वो 1 साल गुजर गया तो फिर मैंने नई गाड़ी ले ली, फिर दूसरी गाड़ी ले ली, फिर कंपनी ने दे दी गाड़ी। तो ये चीज़ें मतलब आपने स्टेप वाइज जो है वो आगे बढ़ना होता है। आप कोई भी फ़ैसला करने से पहले ये आपने इंश्योर करना होता है कि आपका फ्यूचर अगले कम अज़ कम 2 साल तक आप सेफ़ हैं, फिर आप लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।